So everyone is doing well. It's me, Aisha Islam Kadri from UTFM Student Chapter Lahore. For today's webinar, I am your host and welcome you all for this exciting webinar. And today's webinar is about the importance of data and Kaggle in collaboration with HCM, UCP, and GDS UCIT. And Usama is co-host with me for today's webinar. UTACM Student Chapter Lahore is dedicated to advancing the computer science, engineering, and application of computing, serving the professional interest of students by the open exchange of information and by offering opportunity for students to improve their interpersonal skills and providing professional experience for their upcoming years in their professional field. UTACM has always been ready to encourage the best utilization of students' abilities and arrange successful webinars and shifted its work online efficiently in this COVID era. Now, I would like to introduce our respected speaker, Mr. Saad Hassan. He is data engineer and proficient in his field with large experience at his youngest age. He is developing data-driven dashboards in Power BI and Google Data Studio for business KPIs. He has expertise in front end, back end, artificial intelligence, machine learning, database technology, and cloud computing services. He loves to teach students and taught more than 2,000 students. We are pleased to have you here with us. Shall we start today's webinar, sir? यस बस अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है टॉपिक है वो है कि हमने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस डेटा की और कैगल की। कैगल बेसिकली एक डेटा प्लेटफॉर्म है। तो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे कैगल के बारे में और साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा के बारे में कि डेटा की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है और इससे क्या क्या हो रहा है आजकल। ठीक है, तो कैगल पे तो बाद में आएंगे, पहले डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये छोटी सी स्लाइड में हमेशा मैं यही एक ही स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो एआई और इंसानियत का जो फ्यूचर है वो आपस में जुड़ा हुआ कैसे, पहले इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको डेटा की इम्पोर्टेंस खुद ब खुद समझ आ जाएगी। आज आपके मोबाइल में हर एक स्क्रॉल फीड से लेके आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक हर चीज़ जो है वो किससे चलती है, एआई से चलती है। लेट्स से अगर मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, जो मुझे रिकमेंडेशंस आ रही हैं वो भी किसी ना किसी फॉर्म में एक एआई है। फिर अगर मैं कोई और वेबसाइट देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे है या कोई और चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर चीज़ में एआई इस्तेमाल होती है आपके यूज़र एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए और आपको उस चीज़ के साथ जोड़े रखने के लिए। ठीक है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि जो यूज़र एक दफ़ा आए वो बार बार आए, एक तो, और फिर उसका दूसरा क्या हो कि रिटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा हो, यूज़र ज़्यादा टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे गुजारे। तो इसलिए लोग जब एक बार देखना शुरू करते हैं तो पूरा पूरा दिन देखते ही रह जाते हैं, वो बंद नहीं करते। तो ये सारा कुछ किस तरह से हो रहा है, ये बेसिकली एआई से हो रहा है। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सिमिलैरिटी है, इसके पीछे काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं, जनरल एआई के भी हैं और डीप लर्निंग के भी हैं, जो कि इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ना आपको एक फीड निकाल के देते हैं रिकमेंडेशंस की। तो अब ये होता कैसे है, ये पॉसिबल ही कैसे हुआ डेटा की वजह से। अब मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ वापस 1950s में। तो 1950s में आपके जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं एलन ट्यूरिंग। ठीक है, अगर आप लोग में से किसी को मेरी आवाज़ ना आए तो मुझे बता देना या स्क्रीन ना शो। तो 1950s में एलन ट्यूरिंग जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस थे, उन्होंने एक पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, और उसमें लिखा था कि कैन मशीन्स थिंक, क्या मशीन सोच सकती हैं। मतलब उन्होंने एक आइडिया दिया था। तो उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक टेस्ट प्रेजेंट किया था कि टेस्ट करेंगे हम। वो टेस्ट क्या था कि आप एक कंप्यूटर को और एक इंसान को आमने सामने बिठा दो, लेकिन वो अलग अलग जगह, मतलब एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। तो उन दोनों की आपस में ना एक कन्वर्सेशन करवाओ। तो ऐसा वक्त जब आ गया कि इंसान ये पहचान ना सके कि वो किससे बात कर रहा है, वो चाहे वो रोबोट है कि आदमी है, तो वो दिन होगा जब आप अचीव कर जाओगे एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एआई को, जिसको हम अपने लफ्जों में कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। तो जो बेसिकली काफ़ी लोगों का दावा है कि वो लोग अपनी एआई के साथ ट्यूरिंग टेस्ट अचीव कर चुके हैं। जिस तरह गूगल असिस्टेंट का आपने देखा होगा, गूगल असिस्टेंट में एक इंट्रोडक्शन, एक सुंदर पिचाई ने ना गूगल आयो के अंदर एक डेमो दिया था गूगल ड्यूप्लेक्स का, जिसमें वो रियल टाइम कॉल्स करता था सैलून्स को, डिफरेंट चीज़ों को ना।
तो उसमें बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा थी कि सैलून वाले को या दुकान वाले को कभी पता ही नहीं चलता था कि ये बंदा उनसे बात कर रहा है कि एक एआई बात कर रही है ना। तो गूगल ने सबसे पहले ये दावा किया था कि हमने अचीव कर लिया है ट्यूरिंग टेस्ट को, हमने पास कर लिया है। लेकिन वो भी चीज़ एक्यूरेट नहीं 100% बिकॉज वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। लेट्स से आपने एक हेयर सैलून में बुकिंग करवानी है, आपने खाना कोई टेबल का ऑर्डर करना है, तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है। एलन ट्यूरिंग के हिसाब से वो तब ट्यूरिंग टेस्ट पास होता है जब वो हर कॉन्टेक्स्ट में बात कर सके, उसे कुछ भी दे दिया जाए, सिर्फ एक होटल रेस्टोरेंट बुकिंग वगैरह नहीं। तो काफ़ी रिसर्चर्स ने गूगल को ये बोला था कि ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हो वैसा नहीं है। असल में ट्यूरिंग टेस्ट का मकसद ये है कि एक जनरल एआई हो जो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करे। तो वो बस आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये शुरू कहाँ से हुआ था ना। तो एलन ट्यूरिंग ने जब ये आइडिया प्रेजेंट किया तो उस जमाने के जितने भी रिसर्चर्स थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उस जमाने में सीएस की फील्ड नहीं होती थी। तो उस ज़माने में होते थे न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती थी। और आपको मैं बताता हूँ एआई जो फील्ड है ये निकली न्यूरोसाइंस से है। इसके जो क्रिएटर्स हैं वो सब न्यूरोसाइंटिस्ट थे मोस्टली, जितने भी लोग थे ना, तो वो सारे न्यूरोसाइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूरोसाइंस पढ़ी हुई थी। मतलब उस वक़्त मैंने आपको बताया ना, उस वक़्त सीएस की फील्ड तो थी ही नहीं, तो सीएस तो बाद में बनी। तो एलन ट्यूरिंग खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट भी था और साथ एक क्रिप्टोग्राफर था, मैथमेटिशियन था। तो मोस्टली मैथमेटिशियंस का बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ को प्रेजेंट करने में। तो सबसे जब ये आइडिया प्रेजेंट कर दिया गया ना, तो उसके 15 साल के करीबन अंदर अंदर ना लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दिए कि कैसे आप एक सिलिकॉन के ऊपर, बिकॉज कंप्यूटर आपका सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन के ऊपर स्टेट को स्टोर कर सकते हो ताकि चीज़ याद रहे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ये दिया गया था, वो भी एक न्यूरो साइंटिस्ट ने दिया था। उसने कहा था कि जिस तरह आपके दिमाग में आप चीज़ों को याद रखते हो और प्रोसेस करके सोच पाते हो, वो किस तरह से होता है, वो आपके दिमाग का एक न्यूरल नेटवर्क है पूरा। 80 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं एक इंसान के दिमाग में, जो कि हर वक्त डेंड्राइड्स और एक्सॉन्स के थ्रू फायर कर रहे होते हैं, अपने बायो में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसने बोला कि क्यों ना हम इस तरह की एक चीज़ ना सिलिकॉन की चिप पर बनाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, इसमें ये 2 लेयर्स होंगी और बीच में एक लेयर होगी जो कि सबको कनेक्ट करेगी आपस में। एक इनपुट की लेयर होगी, एक आउटपुट की लेयर, और सेंटर में एक लेयर होगी जो हर चीज़ों को ना आपस में जोड़ेगी। तो इस चीज़ को जब पहली बार टेस्ट किया गया ना, तो बिल्कुल न्यूमेरिक इनपुट्स के साथ किया गया। और आपको पता है ये 1970s की तकरीबन कह लो बात है। तो फर्स्ट टेस्ट जब किया गया था, तो तब आपको पता है ENIAC और UNIVAC बड़े पॉपुलर कंप्यूटर होते थे, आपके पास ये लैपटॉप थे ही नहीं उस वक्त। तो तब मसला ये था कि ना तो किसी के पास डेटा था उस पर रन करने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि उसको न्यूमेरिक पे टेस्ट किया गया। तो लोगों ने कहा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क वाली अप्रोच है ना, तो लोगों ने फिर इस चीज़ न्यूरल नेटवर्क्स को डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करके किसी तरह ये चीज़ काम करे। पर तब डेटा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डेटा ही नहीं था, तो कोई काम कर नहीं पाया। अब किसी के पास कोई एल्गोरिदम भी नहीं था कि कैसे वापस वेट्स को लेके जाके और लर्न कैसे होगा। मतलब ठीक है, आप एक सिंगल पास तो ले सकते हो, ठीक है, आपने इनपुट्स को कंप्रेस कर लिया या एनकोड कर लिया एक न्यूरल नेटवर्क से। ये चीज़ें तो होती आ रही हैं 1980s, एक जगह से इन्फॉर्मेशन को एनकोड करके नेक्स्ट जगह पे डिकोड कर सकते थे। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं था, तो लोगों ने कहा कि ये चीज़ें तो पहले से भी हो रही हैं, इसके लिए क्यों एक न्यूरल नेटवर्क को कोड करना, खप डालनी है। तो उस ज़माने में लैंग्वेजेस भी नहीं थी, ना पाइथन थी, ना जावास्क्रिप्ट थी, कुछ भी नहीं था। तो इन लोगों ने कहा कि आइडिया काम नहीं करेगा। उस वक़्त में सिर्फ़ एक आदमी था, उसका नाम था जेफ़री हिंटन, जो आज गूगल का डायरेक्टर ऑफ एआई है। तो जेफ़री हिंटन के पास जब ये फर्स्ट टाइम उसको ये पता चला ना कि एक साइंटिस्ट है, मुझे उसका नाम भूल गया है, रोबी कुछ करके नाम था, जिसने ये न्यूरल नेटवर्क का आइडिया दिया था कि आप इस तरह 2 न्यूरॉन्स लगा के। तो ये बात जेफ़री हिंटन को किसी ने आके बताई कि एक लगभग इसका वो था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था। तो उसको आगे ना किसी ने ये बताया कि उसको ये आइडिया कहीं से आया कि उसने किसी अखबार में पढ़ा होगा, जो भी था, मतलब ये स्टोरी पुरानी है। ये सिर्फ आपको मैं खुद क्रिएट करके बता रहा हूँ। इसमें जो रियलिटीज़ हैं वो यही हैं ये लोगों के साथ। अब वो अखबार से उसने पढ़ा या उसको वैसे पता चल गया, किसी ने बताया, अभी तो मुझे खुद नहीं पता। तो उसको पता चला कि एक इंसान है वो न्यूरल नेटवर्क बनाता है, वो कुछ न्यूरॉन्स जोड़ता है, लेकिन जब वो रिजल्ट निकालता है ना, तो वो रिजल्ट का कुछ फायदा ही नहीं होता, तो लोग इस चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं। इसने कहा नहीं ये काम करेगा, मैं इस पे काम करता हूँ। उसने 8-9 साल लगाए
और 809 साल आगे उसने एक एल्गोरिथम डेवलप किया जिसको आज बैक प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको आप ग्रेडियंट डिसेंट कहते हो आसान लफ्जों में, जिन लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ी हुई है। तो बैक प्रोपेगेशन क्या करता था कि जब आपके न्यूरॉन की पहली लेयर से वो लास्ट लेयर तक जाएगा ना, वो एक आउटपुट निकालेगा। आउटपुट तो वो पहले भी निकाल रहा था, वो उस आउटपुट को कंपेयर करेगा रियल इनपुट के साथ, ठीक है, कोई भी जो रियल इनपुट आपने दी है उसके साथ आउटपुट को कंपेयर करेगा, उन दोनों को माइनस करके सिंपली ना एरर निकाल लेगा कि कितना एरर आया, और फिर वापस जाएगा, ठीक है, और जाके अपने आप को अपडेट करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम एरर कम से कम आए। इसे कहते हैं बैक प्रोपेगेशन। और ये बहुत सिंपल है, अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेना आपको आता है, तो अगर आप एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लो, तो आप उस लेयर को इम्प्रूव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू वेट्स के, बिकॉज आपने वेट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और लास्ट रिजल्ट क्या होगा, आपका एरर को रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर इसमें कई लॉस फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, लॉस फंक्शंस। और बिल्कुल एक ANN जिसे हम कहते हैं ना, ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये सबसे पहले इसकी लैब में इसके एक स्टूडेंट जोशुआ बेंजियो ने बनाया था, जोशुआ बेंजियो जिसको ट्यूरिंग अवार्ड मिला है लास्ट समर, ठीक है। इसका स्टूडेंट था जोशुआ बेंजियो, उसने इसके आइडिया के ऊपर काम करके ANN जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले और जोशुआ बेंजियो की लैब में बना था, जो कि लैब थी जेफरी हिंटन की। तो 1990s में चले गए हम, ठीक है, तो 90s में जाके जेफरी हिंटन की कमर में सरिया डल गया, ये खड़ा नहीं हो सकता था उन दिनों में, तो इसको फिर से वही बात है, मैंने पता 1990s में भी नया नया कंप्यूटर आया था, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सर्वर्स नहीं थे, रैक नहीं थे, तब गूगल भी नहीं भी इजाद हुआ था, डेटा आता कहाँ से, ना कोई सर्च इंजन था उस वक्त, याहू और आस्क एफएम थोड़े थोड़े चलना शुरू हुए थे, लेकिन कुछ था नहीं ना रन करने के लिए। तो जेफरी हिंटन को फिर लोगों ने कहा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, तब इसने ना गूगल ज्वाइन कर लिया, जब गूगल बना। तो ये लोग इस पे काम करते रहे और लोग कहते रहे कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 1993 से लेकर 2007 आ गया, 15 साल के करीबन बनते हैं। इन 15 सालों में जेफरी हिंटन की कमर में सरिये की वजह से ना वो बैठ नहीं सकता था, उसे खड़े रह के काम करना पड़ता था, या वो लेट सकता था या वो खड़ा रह सकता था, ठीक है। तो उसने खड़े रह के 15 साल लगाए जोशुआ बेंजियो के साथ मिलके। इन लोगों ने 1999 के अंदर ना, 2000 और 1999 के अंदर जब डेटा आपके पास आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा, यानी कि इमेजेस फर्स्ट टाइम वेब पे अपलोड होना स्टार्ट हुई और इमेजेस आई आपके पास, तो 1999 और 2000 के करीब एक बंदा था, उसका नाम था जॉन लकून, जो कि डायरेक्टर ऑफ फेसबुक है इस वक्त AI के अंदर ना। फेसबुक AI जो लैब है ना, फेसबुक फेयर उसे कहते हैं, फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, ठीक है, वहां पे वो डायरेक्टर है जॉन लकून। ये जो CNN का आप कॉन्सेप्ट सुनते हो ना, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, ये सबसे पहले उस बंदे ने दिया था 1999 में। उसने पहली बार ये प्रेजेंट किया, उनके तब डेटा थोड़ा सा आना शुरू हो गया था, तो उसने प्रेजेंट किया कि एक अगर आप इमेजेस को लो डिजिट्स को, तो आप उनको एक CNN से पास करवा के रिकग्नाइज कर सकते हो कि वो कौन सा डिजिट है, ठीक है। ये जो आप डिजिट रिकग्नाइज वाला सॉल्व करते हो ना मशीन लर्निंग सीखते वक्त, ये 1999 में सॉल्व हो गया हुआ था, आज इस बात को 22 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ईयर कह लो कि ईयर भी आगे पीछे कर लो, 1998 में था, 2009 में था, इतनी एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ एक हिस्ट्री बता रहा हूँ कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ और डेटा की जरूरत क्यों पड़ी ना। तो 2007 में आके एक कंपटीशन होता है, उसे हम कहते हैं इमेज नेट, वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। इमेज नेट ने ये टारगेट रखा कि 2007 तक जितना इमेज डेटा उन्होंने इकट्ठा किया था, गूगल से लेके बिंग से लेके जहां से भी लिया था, आई थिंक 1 से 10 मिलियन इमेजेस होती हैं, 1 से 10 मिलियन इमेजेस, उसके ऊपर कंपटीशन होता है कि आपने इस डेटा को लेना है इनपुट, और आउटपुट देना है प्रिडिक्शन स्कोर्स के, डिटेक्शन करनी है कि इमेज में क्या चीज है। तो 1000 क्लासेस होती हैं उसकी, और 10 मिलियन से 1 मिलियन के करीब इमेजेस होती हैं। उस कंपटीशन में पार्ट लिया जोशुआ बेंजियो और जेफरी हिंटन ने। उनसे पहले मैंने आपको बताया, लोगों ने कहते थे तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, बिल्कुल AI जीरो थी, बिल्कुल लोग छोड़ चुके थे, आप यकीन करो, लोग चले गए थे बाकी डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इन चीजों के ऊपर, A*, और ये सारे आपने एल्गोरिथम पढ़े होंगे यूनिवर्सिटी में। तो ये लोग इस चीज पे जा चुके थे कि अब हम गेम AI वगैरह कर सकते हैं, पर ये जो इमेज रिकग्निशन की बात है, नेचुरल लैंग्वेज, ये चीजें कहते पॉसिबल नहीं है, लोग कहते थे उस वक्त। तो 2007 में जब इमेज नेट का कंपटीशन हुआ, तो जोशुआ बेंजियो की टीम फर्स्ट आई, इन्होंने एक CNN बनाया, ठीक है, जिसने उस वक्त के ह्यूमन स्कोर को भी सरपास कर लिया रिकग्नाइजेशन में, ठीक है। और वो वक्त था 2007 का, जब पूरी दुनिया को पता चला कि न्यूरल नेटवर्क काम करेंगे, मसला सिर्फ ये है कि डेटा थोड़ा है हमारे पास, ठीक है।
क्योंकि देखो 1999 में वो बिल्कुल काम नहीं करते थे, 1990s में तो आइडिया बिल्कुल लोग कहते थे कि ड्रॉप कर दो, और 2007 तक आते थे डेटा इकट्ठा होना शुरू हुआ तो हमारे पास इतनी इंप्रूवमेंट आ गई कि हमने ह्यूमन के रिकग्निशन स्कोर को भी सरपास कर लिया 2007 में एक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के मॉडल के साथ। और वो दिन था जब आपके पास डीप लर्निंग की फील्ड ईजाद हुई थी जो कि मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, तो मैं भी आगे जाकर आपको बताता हूँ। तो 2007 के बाद से लोगों ने इस पे यकीन करना शुरू किया और तब से इस पे मेन काम स्टार्ट हुआ है। आज अब 2021 में और आज हर चीज में ही डीप लर्निंग है। रियल वर्ल्ड कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी विदाउट डीप लर्निंग नहीं बना रही। विदाउट डीप लर्निंग के आप प्रॉफिट्स नहीं लेके आ सकते, विदाउट ह्यूमन रिटेंशन के आप बिजनेस नहीं चला सकते। ऑनलाइन बिजनेस इज इक्वल टू एआई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर चाहे वो सिर्फ रिकमेंडेशंस के लिए हो, चाहे वो यूजर एग्रीगेशन के लिए हो, फिर चाहे वो मीडिएशन रिपोर्ट्स के लिए हो, कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड या एट द स्टार्ट आपको कहीं ना कहीं एआई इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा है। आपकी वेबसाइट्स पे लेट्स से अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप है तो अगर उस पर आपने फायर बेस के एनालिटिक्स को इनेबल किया हुआ है तो यार एक दिन में 5 GB के इवेंट्स क्रिएट होते हैं फायर बेस से। अगर आप उस डेटा को सही तरह इंपोर्ट करके ये अंडरस्टैंड कर सको कि आपकी सब्सक्रिप्शंस कितनी हैं, आपकी ऐप के परचेजेस कितने हुए हैं, किस कंट्री का यूजर सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्स हैं, तो आप वहाँ पे टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो, टारगेटेड एड चला सकते हो। ठीक है, तो कितना फ़ायदा है आपके बिजनेस के प्रॉफिट की। ठीक है, तो ये आपको डेटा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ये चीज़ें स्टार्ट कैसे होंगी और हमें डेटा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब हम आए 2017 में, तो ऑन रिकॉर्ड बात है कि 2017 से लेके 2021 अब तक 4 साल में जितना डेटा जनरेट हुआ है ना आईओटी डिवाइसेस से और बाकी मोबाइल डिवाइसेस से, तो यहाँ तक हम पहुँच गए अब 2017 से लेके 2021 तक जितना डेटा जनरेट हुआ है ना, इतना शुरू से लेके जब से इंसानियत दुनिया में आई है तब से लेके 2017 तक जनरेट नहीं हुआ जितना सिर्फ इन 4 साल में हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अब यहाँ से लेकर 2050 तक को इमेजिन करो ना, 2050 तक को, तो ये इतना जेटाबाइट्स का डेटा बनता है, पीटाबाइट्स तो छोटा रह जाता है, जेटाबाइट्स का। तो यही चीजें आगे जाके आपको इनेबल करके देंगी स्मार्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था बस, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको विकीपीडिया से भी मिल जाएगी। तो एआई जो है कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो कि मशीन्स और कंप्यूटर्स के अंदर इंटेलिजेंट बिहेवियर को सिमुलेट करती है। छोटा सा ओवरव्यू है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी डोमेन है जिसमें 50+ फील्ड्स आती हैं। तो मशीन लर्निंग उसकी एक छोटी डोमेन है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर एक छोटी और डोमेन है। तो एआई इज़ अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 2007 के बाद ये लोगों के बयानात हैं, आपको एंट्री एनजी का पता होगा, आपने इनका coursera पे कोर्स किया होगा। Introduction to machine learning: just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an industry that I don't think AI will transform in the next several years। ठीक है, इससे आपको आराम से पता चल जाता है कि ये जो पायनियर्स हैं, ये जो सोचते हैं, ये लोग 10-10 साल आगे का सोच रहे होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने आपके 100 साल की एक रेवोल्यूशन बनाई थी और आज तक है इलेक्ट्रिसिटी की रेवोल्यूशन, ऐसे ही वो ये एनजी के मुताबिक एआई इंडस्ट्रीज को जो ट्रांसफॉर्म करेगी ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से कम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं लोगों को अनम्यूट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, ये तीनों एक ही फील्ड है, बस डिफरेंस है, मैंने बताया ना, ये सबसेट्स हैं। वट एवर यू आर डूइंग, आप कुछ भी कर रहे हो, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो उसकी बेसिक्स को सीख लो, बिकॉज अदरवाइज अगर नहीं सीखोगे तो यू आर गोइंग टू बी अ डायनासोर विद इन 3 years। डायनासोर का मतलब क्या है कि आप एक्सटेंट हो जाओगे। आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगी कि इन लोगों से कैसे बात करनी है, बिकॉज आगे जाके मैंने आपको बताया रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी डेली लाइफ के अंदर। आपके पास मशीन लर्निंग की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग, एक अनसुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद ये आप लोग गूगल से भी पढ़ सकते हो। और तीसरी होती है री लर्निंग जो कि इस्तेमाल होती है रोबोटिक्स के अंदर। अगर आप ये सबके रिसोर्सेज सीखने के ना मैं आपको लास्ट में दूंगा कि कहाँ सीखना है। उसके बाद ये आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप्स हैं, परसेप्ट्रॉन्स हैं, फीड फॉरवर्ड है, एलएसटीएम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, रिकरेंट है चैटबॉट्स वगैरह के लिए, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स हैं, और ऑटो एनकोडर्स हैं। गूगल जो सर्च है ना, गूगल सर्च वो इस्तेमाल करती है वीएई को, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। गूगल एक्चुअली में क्या करता है, कीवर्ड्स को सर्च करता है और आपके साथ मैप करता है वीएई के थ्रू। और आपका जो डेटा है ना,
वो स्टोर करता है इस तरह से कि जब आप सर्च करते हो ना तो वो वीएई के थ्रू उसको एनकोड कर लेते हैं और फिर आपके क्लाइंट साइड पे डिकोड करते हैं ताकि आपको फास्ट रिस्पॉन्स टाइम मिले जो कि अनइमेजिनेबल है बाकी सर्च इंजन की निस्बत। तो ये वीएई जो है गूगल सर्च इंजन में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने आपको डीप लर्निंग के हीरोज का बता दिया। इनमें टॉप पे जेफरी हिंटन जो कि रिसर्चर है गूगल ब्रेन में और साथ गूगल एआई लीड भी है ये बंदा। योशवा बेंजिका है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में पढ़ाते हैं कनाडा के अंदर दोनों। उसके बाद जॉन लगून है चीफ एआई साइंटिस्ट फेसबुक और आंड्रेस कारपाथ किया है डायरेक्टर ऑफ एआई टेस्ला। ये बंदा वो है जिसने दुनिया को सेल्फ ड्राइविंग कार दी। इससे पहले भी कई लोगों ने दिया, ये यूनिक क्यों है बिकॉज इसने वो चीज़ दी जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया। ये मैं आपको सेल्फ ड्राइविंग कार में जाकर बताऊंगा। अच्छा, अब ये आ गई आपकी पहली एप्लीकेशन डेटा की कि डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती है। तो अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स की एआई बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट सुनो जरा। आपकी कार जो है वो टकराए ना किसी चीज के साथ, किसी गाड़ी से ना टकराए, ऑटोमेटिक लेन चेंज करे, ब्रेक लगाए, अंडरस्टैंड करे रास्ते को। चलो रास्ता आप जीपीएस से निकाल लोगे, वो चलो निकाल देते हैं। और बेसिकली रेस भी करे, बेसिकली यानी कि अगर सड़क खाली है तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और अगर सड़क पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वो कम करे अपनी स्पीड को। ठीक है, आप लोगों ने कई डेमोज देखे होंगे यूट्यूब पे, टेस्ला की कार कैसे अवॉइड करती है एक्सीडेंटल फेलियर्स को ना, जब ड्राइवर सो भी रहा हो तब भी। तो ये बेसिकली दो मेन कंपनीज हैं इस जंग के अंदर, एक गूगल है और एक टेस्ला है। गूगल के पास वेमो है और टेस्ला के पास टेस्ला है। ठीक है, तो इन दोनों का कंपटीशन था और टेस्ला बहुत आगे चला गया, वेमो तो बहुत पीछे रह गया। तो बेसिकली फर्क क्या था, मैं आपको फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप अंडरस्टैंड करना है कि जरा इंपॉर्टेंस देखो डेटा की इंपॉर्टेंस, इससे क्लियर इंपॉर्टेंस मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो वापस चलते हैं इस पे, आप जरा गौर करना। अच्छा, वायमो में ये सिस्टम इस तरह से है कि हर गाड़ी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें एक लाइडार लगा होता है। लाइडार स्टैंड्स फॉर लाइट इमेजिंग डिटेक्शन रेंजिंग। ठीक है, तो लाइडार एक नई टेक्नोलॉजी, रेडार की फादर टेक्नोलॉजी है। रेडार आपके पास काम करता है रेडार वेव्स पे, माइक्रोवेव्स पे और रेडियो वेव्स पे, सॉरी। और जो आपके पास लाइडार है ये काम करता है लेजर पे। ठीक है, लाइट इमेजिंग एंड डिटेक्शन रेंजिंग। लाइडार क्या करता है, एक लेजर फायर करता है गाड़ी के 360 डिग्रीज में, और वो लेजर टकरा के ऑब्जेक्ट्स को वापस आती है, ये उसका डिस्टेंस मेजर करता है। और जब उसका डिस्टेंस मेजर कर लेता है तो ये अंदाजा लगा लेता है कौन सी चीज कितनी दूर है और कहाँ पे है। और फिर ये उसके बेस पे इसके पीछे प्लानिंग एल्गोरिदम लगा होता है जो कि डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद तीसरा एल्गोरिदम होता है लोकलाइजेशन का और सारी चीज का, जो कि डेटा ये गूगल मैप से सैटेलाइट से ले रही होती है गाड़ी के मैं एक्चुअली में इस वक्त कहाँ पे हूँ। ठीक है, तो अब मसला ये था कि चलो लोकलाइजेशन तक तो ठीक है कि गाड़ी, पर गाड़ी लाइडार की वजह से बहुत महंगी होती थी। 70 से 80 थाउजेंड डॉलर या $1 लाख तक भी गाड़ी चली जाती थी वाइमो, क्योंकि वो कमर्शियली इसको सेल नहीं कर सकते थे। ठीक है, एज अ टैक्सी सर्विस वो दे रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं अमेरिका में। अगर आप जाओ कैलिफोर्निया में तो वेमो सर्विस एज अ टैक्सी चलती है। ऐप है इनकी, आप ऐप से गाड़ी बुलाते हो, गाड़ी विदाउट ड्राइवर आती है, बैठ के चले जाते हो। लेकिन कमर्शलाइज नहीं कर सके प्रोडक्ट को, यानी कि बेच नहीं पाए गाड़ियाँ। ठीक है, उनको एज अ टैक्सी चलानी पड़ रही है। वजह क्या है कि इतनी महंगी गाड़ी को खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन टेस्ला वही इनके ऑपोजिट में, टेस्ला वो गाड़ियां बेच रहा है। देखो दुनिया में जितनी भी सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनीज हैं कोई भी गाड़ी बेचती नहीं है टेस्ला के अलावा। सारी की सारी सिर्फ आपको टैक्सी सर्विस देती हैं, पिक एंड ड्रॉप देती हैं, कोई भी गाड़ी बेचता नहीं है क्योंकि ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, प्रिसीजन का एरर बहुत ज्यादा है। लेकिन टेस्ला वाही दुनिया की कंपनी जो गाड़ियां बेचती है। और इसमें सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि इनके पास लाइडार भी नहीं है। ये विदाउट लाइडार की गाड़ी को $50,000 से भी सस्ती बना के $30,000 में बेच रहे हैं। इसमें आपके पास ऑटो पायलट का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और ऑटो पायलट में आपके पास मोड्स हैं, हाईवे मोड अलग है, स्ट्रीट मोड अलग है। ठीक है, अगर मैं कभी टेस्ला ले लो तो फिर देखना उसमें हर चीज है। तो अब ये कैसे हुआ ना, ये इस बंदे का कमाल है, आंड्रेस कारपाथी का। आज से 5 साल पहले, पता नहीं 4 साल पहले, ये पढ़ाता था स्टैनफोर्ड में। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर था, मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ाता था फीफी ली के साथ। जिस बंदे ने कभी इमेज नेट पे काम किया उसको फीफी ली का पता होगा। फीफी ली वो है जो इमेज नेट की फाउंडर है, जिसने इमेज नेट का डेटा सेट स्टार्ट किया था स्टैनफोर्ड में रहते हुए ना। तो इसको इलॉन मस्क ने खुद ये बेसिकली पढ़ाता था। इलॉन मस्क ने इसकी क्लासेस ली हुई थी, पता नहीं ऑनलाइन ली थी कि पता नहीं जिन्हें स्टैनफोर्ड जाके ली थी। पर ये बहुत पॉपुलर रिसर्चर था और ये साथ साथ ना पार्ट टाइम काम करता था गूगल डीप माइंड के लिए।
गूगल का डीप माइंड डिवीजन दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल एआई रिसर्च डिवीजन है। ये लोग वो काम करते हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। यानी कि बड़े बड़े चैंपियंस को हराते हैं गेम्स में एआई के साथ। इन्होंने गो में हराया, इन्होंने अल्फा गो में हराया, इन्होंने उसमें हराया, डोटा में हराया। मतलब बेसिकली हर बड़ी जो चैंपियन होता है ना वर्ल्ड, उसको ये लोग हराते हैं गूगल डीप माइंड वाले चैलेंज करके। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग डिवीजन है गूगल का। तो वहां पे ये था पार्ट टाइम रिसर्चर और साथ स्टैनफोर्ड में पढ़ाता था। तो इलॉन मस्क ने इसको अप्रोच किया, इसे कहा कि जो आपको चाहिए मैं दूंगा, आप टेस्ला के लिए काम करो हमारे विजन के लिए। ये भी एक लेवल होता है इंसान का कि दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर आपको खुद बुलाए, आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई ना करना पड़े। इसे कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। कि मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जो आप करते हो अगर आप उसको दिखा नहीं सकते या बेच नहीं सकते ना, तो उस करिए का कोई फायदा नहीं है। ना डिग्री का कोई फायदा है, ना उस काम का कोई फायदा है जिसको आप किसी को दिखा के बेच ना सको। बिकॉज एट दी एंड पर्पज यही है कि अपने आप को सेल करना है, तभी पैसा आएगा। ठीक है। तो ये जो लोग अपने आप को सेल करना सीख जाते हैं ना, वही लोग दुनिया में कामयाब और वही लोग बिजनेसमैन बनते हैं और वही फिर बड़े काम करते हैं। सुंदर पिचाई को देख लो, किसी को भी उठा के देख लो, सत्या नडेला को देख लो, ये लोग अपने आप को बेचना जानते हैं। कंपनी ये समझ जाती है कि जो बंदा अपने आप को बेच सकता है वो कंपनी के प्रॉफिट कहाँ तक लेके जाएगा, ये अनइमेजिनेबल है। ठीक है। तो टेस्ला ने क्या किया, इसे हायर किया और इसे बोला कि हमें एक ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है जिसमें लाइडार बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। हमने विदाउट लाइडार के बनानी है। तो शुरू शुरू में ये कहते थे इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकती, टकरा जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आंड्रेस कारपाथी ने कहा नहीं, नहीं टकराएगी, मैं करूंगा। ठीक है। उन्होंने इसे हायर किया, पता नहीं कितनी सैलरी तो आज डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन जो ऑफर इसको इसने की थी, यानी कि जो इसने मांगा था इसको उन्होंने दिया टेस्ला ने ना, इलोन मस्क ने। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जरूरत ही नहीं है लाइडार की, लाइडार को निकालो, हम एक ऐसा विजन एल्गोरिथम बनाएंगे। कंप्यूटर विजन की ये इंतहा है ये, कि जो गाड़ी के ऊपर हम चार कैमरे, चार के पता नहीं छह हैं, मेरे ख्याल में चार हैं, शायद छह हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हम लाइडार नहीं इस्तेमाल करेंगे। लाइडार क्या करता है, आपको डिस्टेंस मेयर करके देता है ना, एक्यूरेट, बिकॉज लेजर है, लेजर फायर होती है, वापस आती है, आप डिस्टेंस निकाल लेते हो। हम वो डिस्टेंस निकालेंगे कैमरास के थ्रू। तो ये दुनिया में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ये काम करने का, बिकॉज ये वैसे ही लिटरली इम्पॉसिबल है कि आप लाइडार के मुकाबले की एक्यूरेसी लेके आओ कैमरे के साथ। इसने कहा नहीं, मैं करूंगा। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आंद्रेज कारपाथी की लीडरशिप में एक एआई विजन एल्गोरिथम इस तरह का बनाया, जो कि उन छह चार रेयर कैमरा से फुटेज लेता है, रॉ फुटेज। और रॉ फुटेज प्रोसेस होती है टेस्ला के सर्वर्स के ऊपर, जो कि एनवीडिया के जीपीयूज हैं और क्लस्टर्ड हैं। क्लस्टर पूरा है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ये आप जाके ना इसकी टॉक सुन सकते हो, आंड्रेस कारपाथी की। इसने पाया टॉर्स की कॉन्फ्रेंस में टॉक दी थी कि कैसे टेस्ला की यही काम करती है। अब मैं, आप इनिशियल लेवल के बच्चे जाए तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकता, वरना आप वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन उसने बताया कि टेस्ला की यही कैसे काम करती है। तो इसने कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंबाइन करेंगे इमेजेस को। और वैसे कंबाइन तो पूरी दुनिया पहले से भी करती आ रही है। आपके पास कंबाइन करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप सिफ्ट और सर्फ के थ्रू भी मैचेस लगा के डिस्क्रिप्टर्स निकाल सकते हो ये दोनों इमेजेस के, और उनको उस डिस्क्रिप्टर्स के ऊपर मैच कर सकते हो ताकि क्लैश ना आए दोनों इमेजेस। लेकिन इसने अब आज तक ये डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कैसे एल्गोरिथम बनाया गया या क्या उसका नाम है, जो भी ये इन्होंने बनाया। लेकिन ये लोग इमेजेस को रियल टाइम में कंबाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे गाड़ी चलती आ रही होती है, उसका एक एक इमेज बन के आ रही होती है उसके 360 डिग्रीज की, जो कि पैनोरामा होता है, आगे का, पीछे का, राइट का और लेफ्ट का। ठीक है। उस इमेज को ये कंबाइन करके अपने विजन एल्गोरिथम को इनपुट देते हैं। वो विजन एल्गोरिथम निकालता है डिस्टेंस नेक्स्ट फ्रेम के हिसाब से। यानी कि अब जो फ्रेम है, इसका जो नेक्स्ट फ्रेम है, उसके हिसाब से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है दोनों का। और बाकी ये रडार ही इस्तेमाल करते हैं बाकी चीज़ों के लिए, कोलिजन डिटेक्शन के लिए और बाकी कामों के लिए। लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। कैसे पॉसिबल है कि जब आपके पास इमेज का डेटा आ रहा है, आपके पास कोलिजन रेडार का डेटा आ रहा है, अगर ये डेटा ही आपके पास ना आए, तो क्या आप एक कंपनी बना सकते हो? या आप, ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टेस्ला आज एग्जिस्ट करती है अगर डेटा हमारे पास ना होता। ठीक है। तो यहाँ से आपको डेटा की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा है कि बिजनेस के प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग लेने का जरिया, हर चीज आजकल क्या है, यूजर बेस है। और यूजर बेस कैसे आता है, यूजर अटेंशन और रिटेंशन से आता है। यूजर अटेंशन कैसे आपको मिलेगी, जब आपके प्रोडक्ट्स में एआई इंप्लीमेंट की गई होगी किसी ना किसी वे में। तो हर स्टार्टअप कोई भी हो, आपने करना है कल, आपको वहां पे यूजर रिटेंशन के लिए, यूजर को जोड़े रखने के लिए एआई को किसी ना किसी तरह से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आपने फंडिंग भी लेनी है,
तो फंड रेजिंग के लिए भी सबसे बड़ा आजकल जो हथियार है वो एआई है। आप जाके बोलोगे मेरे प्रोडक्ट में एआई है, हम एआई से ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, लोग आपको फंड करेंगे। ठीक है, दो ही चीजें, एक एआई और एक ब्लॉकचेन। ये नाम जाकर लो किसी भी इन्वेस्टर के आगे कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये हमारा रिटेंशन है, ये हमारा यूजर बेस है और ये हमारी मार्केट है, वो फंड करेगा ही करेगा आपको। मैंने ये चीज खुद देखी है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड कर लो कि डेटा की इंपॉर्टेंस हर एंगल में है, चाहे अगर आपने बिजनेस करना है, चाहे आप एक डेवलपर हो। बिकॉज डेटा को स्टोर करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको लोड करना, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं। इसके बगैर कोई भी कंपनी आगे काम नहीं करती। ठीक है, अगर आप डेटा को अच्छी तरह से स्टोर ही नहीं कर सकते, फिर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जहां से वो आ रहा है, और ना ही बाद में उसको लोड कर सकते हो अपने डेटा बेसिस में, तो वो डेटा आपका किसी काम का है ही नहीं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा को पहले अंडरस्टैंड करना, डेटा में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। ये काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। आज जो हाइप है डेटा साइंस के गिर्द, वो सिर्फ इसी वजह से यह है कि ये लोग डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपको डेटा से प्यार है तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं बन सकते। फिर चुप करके वेब में, एंड्रॉइड में, कहीं भी लग जाओ, डेटा साइंस में ना कुछ जबरदस्ती ना हो। अगर आपको डेटा पसंद नहीं है तो, डेटा पसंद होने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको रॉ जेसन को, रॉ सीएसवीज को, ठीक है, पाई कैरेट फाइल्स को, ये बेसिकली बिग डेटा में आते हैं। ठीक है, और हडूप फाइल सिस्टम आपको बड़ा अच्छा लगता है, या आपको HDFS5 बड़ा पसंद है, फिर आपको हाइव पसंद है, फिर आपको क्लाउड्स बड़ा पसंद है, मतलब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें, तो फिर आओ इस साइड पे, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस की साइड पे। अगर आपको इन चीज़ों से अच्छा ये आपको नहीं पसंद, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या कुछ तरह का करके करना चाहते हो, फ्रंट एंड डेवलपर हो, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है डेटा साइंस में, कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डेटा साइंस में ना हो। उससे आप अपना वो फ्रंट एंड करियर भी खराब करोगे और यहाँ पे भी पूरी तरह नहीं काम कर पाओगे। वजह पता है क्या है? मैं आपको ये सब कुछ सीरियसली बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक जॉब पहुंच जाती है ना डेटा साइंस या मशीन लर्निंग इंजीनियर की, उस पर 100 से ऊपर एप्लीकेशन होती है। वो किसी एक को रख सकते हैं, या तो आप एज फ्रेश ग्रेजुएट चले जाओ, वो एक और बात है, लेकिन फ्रेश ग्रेड में भी आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपने स्टैंड आउट करना है। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो ना, और आप नई नई एआई सीख के जाओगे ना अप्लाई करने, तो फ्रंट एंड तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे पीछे, साथ एआई में भी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। हाँ, अगर आपने बिजनेस करना है, आपके पास कोई आइडिया है, जो आपके जहन में कुछ सोच है, जो आप कहते हो कि अगर इस तरह हो जाए तो मैं बिजनेस करूंगा, या इस तरह की कोई चीज मैं बना लूं जो एआई से बनती है, तो फिर एआई साइड पे सीखो, एक साइड पे रखो। रोज अपनी 2 से 3 घंटे दो इसको सीखने को, और फिर उस चीज को, प्रोडक्ट को बनाओ। जब वो बन जाए फिर फंडिंग लो, फिर उसको यूजर बेस लेके आओ, लोगों के साथ उसके इंटरेक्ट करो। ठीक है, और चीजों को बेचो, और फिर उसके बाद पूरा टाइम आप एआई पे लगा सकते हो। फिर आप फ्रंट एंड या बैक एंड जो भी आप कर रहे हो वो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से ही एक डेडिकेटेड फील्ड में हो और आपका इंटरेस्ट नहीं है डेटा के अंदर या इस तरह की चीज़ों में, तो फिर इस साइड पे बिल्कुल नहीं आना। ये चीज़ आपको रोल कर रखती है, बिकॉज मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और उसके बाद आपको मैंने बताना था इयन गुडफेलो का। ये जो आप लोग ने गैन्स का नाम सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स कहते हैं इसे। तो ये भी गूगल ने ही बनाई थी। गूगल में रिसर्च साइंटिस्ट था एक इयन गुडफेलो, इस बंदे ने बनाया था। ये बेसिकली एक सीएनएन से लड़ा दो आपस में, और उन्हें कहो कि एक को सच बता, एक को झूठ बता, तो दोनों आपस में सच के लिए लड़ते रहेंगे, और आपके पास एक ऐसी इमेज जनरेट हो जाएगी जो कि आज से पहले ना तो कभी बनी है, ना ही कभी बनेगी, और ना ही वैसा कुछ था, ना ही कभी आएगा। इसे कहते हैं गैन, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। मैं भी आपको ना स्लाइड्स पर एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट डॉट कॉम। वो एक ऐसी वेबसाइट है जिसके पीछे गैन चल रहा है। वो फेसेस को जनरेट करता है आपके, जो कि कभी लोग ना पैदा हुए थे, ना एग्जिस्ट करते हैं, ना कभी आगे कभी होंगे। ठीक है, तो गैन्स ये बेसिकली मैंने बता दिया, दो सीएनएन है, एक जनरेटर है, एक डिस्क्रिमिनेटर, दोनों को आपस में लड़ा दो। एक को फेक चीजें जनरेट करो, एक को रियल जनरेट करो, दोनों आपस में लड़ते लड़ते एक नई इमेज जनरेट करेंगे जो कि बाकी सबसे अलग होगी। और उसके बाद एनवीडिया। अब आपको बताता हूँ एनवीडिया कितना बड़ा रोल है डेटा के रेवोल्यूशन के अंदर। जब डेटा आना शुरू हुआ तो डेटा को स्टोर करना था, प्रोसेस करना था, सीपीयू इनफ नहीं था। कंप्यूटर ग्राफिक्स 2000 में बहुत पॉपुलर हो गई थी। 2008 के आते आते आपके पास गेम्स बनना शुरू हो गई थी 3D के अंदर, जो कि अभी भी आपके पास वेब के अंदर रन होनी पड़ रही थी, बिकॉज कोई सोर्स नहीं था उनको सीपीयू पे, बिकॉज सीपीयू इंटेंसिव इतना काम होता नहीं था। तब आई एनवीडिया, इन लोगों ने जीपीयू बनाया, और जीपीयू की वजह से ही आप आज एआई रेवोल्यूशन देखते हो। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आज आप एआई रेवोल्यूशन देख रहे हो ना, इसके पीछे दो कंपनी है सबसे बड़ी, उनमें टॉप पे एनवीडिया है। अगर एनवीडिया ना होती तो आप एआई रेवोल्यूशन ना देखते। वैसे एक बात ये भी है कि एनवीडिया ना होती तो कोई और होती जीपीयू बनाने में, लेकिन एनवीडिया ने बनाया जीपीयू। आज आप एआई रेवोल्यूशन एनवीडिया की वजह से देख रहे हो। दूसरी कंपनी अगर ना होती तो एआई रेवोल्यूशन ना होती, वो है गूगल।
एनवीडिया और गूगल दो ऐसी कंपनीज हैं, अगर ये एग्जिस्ट ना करती तो आज आप एआई रेवोल्यूशन ना देख रहे होते। इन लोगों ने फोर्स किया दुनिया को कि आप एआई को सीखो, आप इसको समझो, आप इसको इम्प्लीमेंट करो, और आप देखो कि कैसे आप 27 सर्च इंजन थे जब गूगल आया था, 27 सर्च इंजन थे गूगल के कंपटीशन में, और गूगल नया था, लेकिन गूगल ने पूरी दुनिया को काटा, 27 के 27 खत्म हो गए। आज सर्च इंजन का नाम तो सिर्फ गूगल, किसी को दूसरे का पता भी नहीं। जो नई जनरेशन है उसको तो पता भी नहीं है कि आस्क डॉट एफएम भी कुछ था या याहू भी कुछ था। ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता बिंग के साथ भी यही हो रहा है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता बिंग को भी भूल जाएंगे। तो ये गूगल ने कैसे किया? ये गूगल ने एआई से किया। उन लोगों ने दुनिया को दिखाया कि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो वहां से फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, एनवीडिया आया, जीपीयूज आए, सब कुछ स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ये एक गैन की इमेज है कि आप फोटो रियलिस्टिक सीनरी जनरेट कर सकते हो बाय जस्ट ड्राइंग। ठीक है, सिर्फ ड्रॉ करोगे आप। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीजें कैसे बनती हैं? ये एल्गोरिदम ने कैसे अंडरस्टैंड किया कि इतना ये कलर है तो पानी का है? इसको पहले सिखाया गया डेटा दे दे के कि अगर ये कलर आएगा तो पानी होगा, ब्राउन कलर होगा तो माउंटेन्स होंगे, ग्रीन कलर होगा तो ग्रास होगा, पर्पल होगा तो वाटर करना है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये देखो, जितने नीचे उन्होंने स्काई, ट्री, क्लाउड, माउंटेन, ग्रास, ये जितने लेबल्स लिखे हुए हैं, ये सब लेबल्स के साथ कोई ना कोई कलर अटैच है, और वो कलर ट्रेन किया गया है उस सीन के ऊपर ताकि वो सीन को डेवलप कर सके अपने अंदर। ठीक है। अब ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता अगर डेटा ना होता आपके पास। ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स, जिन लोगों ने जिन चीज़ों से पॉपुलर हुई। टेंसर फ्लो जो था, गूगल आज जिस जहाँ पे है ना, वो टेंसर फ्लो की वजह से है। बाद में उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया 2015 में आके। 2015 तक गूगल का इंटरनल सारा कुछ टेंसर फ्लो पे था, गूगल खुद टेंसर फ्लो पे बेस्ड है। ठीक है। आज टेंसर फ्लो उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। आपके पास पाइटॉर्च, आप सबको पता है, नया नया है, फेसबुक की तरफ से है, और माइक्रोसॉफ्ट का कॉग्निटिव टूल किट है, और थियानो है। सबसे पहला डीप लर्निंग का दुनिया का फ्रेमवर्क थियानो था, और ये बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में ही, जहाँ पे जोशुआ बेंजी और जेफरी हिंटन वगैरह पढ़ाते हैं। ये उसी यूनिवर्सिटी ने बनाया था थियानो, और दुनिया पूरी थियानो ही इस्तेमाल कर रही थी, और कैफे इस्तेमाल कर रही थी। जब टेंसर फ्लो आया तो सब तबाह, सब खत्म कर दिया, टेंसर फ्लो रह गया। ठीक है। और अब पाइटॉर्च आके टेंसर फ्लो को कम्पीट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट तो इस चीज़ों में आता ही नहीं है, इतना उन लोगों को शौक ही नहीं है। अच्छा, अब आपके पास फ्रेमवर्क ऑफ चॉइस जो है, वो क्या है, वो आपको इस बंदे से पता लगेगा। इसका नाम है फ्रांकोइस कोलेट। ठीक है। ये बेसिकली गूगल में सर्बियन साइंटिस्ट है, पता नहीं, सर्बियन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, सर्बियन है, पता नहीं स्वीडन है, दोनों में से किसी एक कंट्री का है। तो इस बंदे ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया टेंसर फ्लो के टॉप पे। बेसिकली टेंसर फ्लो जो पेरेंट फ्रेमवर्क है, केरास उसका चाइल्ड है, लेकिन रिलेशनशिप इस तरह से है कि केरास टेंसर फ्लो का सब कुछ कवर कर लेता है। ठीक है। तो इसने एक फ्रेमवर्क बनाया केरास नाम का, जिसको आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। हर बच्चा जब नया आता है वो सबसे पहले केरास में मॉडल बनाता है। ठीक है। ये अगर ना होता तो आज आपको टेंसर फ्लो में पहले टेंसर फ्लो के वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते, टीएफ डॉट प्लेस होल्डर करके। फिर आप क्या करते, एक सेशन क्रिएट करते, फिर आप ग्रेडियंट टेप को इनिशियलाइज करते। ये टेंसर फ्लो इस तरह से काम करता है। ये सब कुछ आपके लिए खत्म करके, आसान करके, 2 लाइनों में कर दिया केरास ने कि मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल। सारा काम केरास कर देगा आपके लिए, नो नीड टू राइट टेंसर फ्लो कोड। ठीक है। अब आपको बताता हूँ रिसेंट एडवांसमेंट्स जो मशीन लर्निंग के अंदर हुए हैं, अभी रिसेंट जो डेटा की वजह से हुए हैं, उनमें सबसे पहले गूगल एआई आती है, टॉप होता है, गूगल हर जगह पहले नंबर पे ही है। ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है बर्ट। बर्ट का नाम सुना होगा, मशीन लर्निंग का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मॉडल है बर्ट, बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर, जिसकी फुल फॉर्म है। इससे आपका गूगल असिस्टेंट बनाया गया। गूगल असिस्टेंट के बैक एंड में जो टेक्नोलॉजी है वो गूगल बर्ट है। ठीक है। इतना पावरफुल है। आपका जो गूगल कंप्लीट करता है ना आपकी ईमेल को अब आजकल, और जो गूगल जी बोर्ड पर टेक्स्ट कंप्लीशन है, वो सबके पीछे गूगल बर्ट है, बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। 2017 में ही आया था, और ये दुनिया का वो टाइम था जिस वक्त नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं जाने के लिए। गूगल ने एक पेपर रिलीज किया था, उसका नाम था ट्रांसफॉर्म अटेंशन इज ऑल यू नीड के नाम से। वो पेपर वो था जिसने हिस्ट्री बनाई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा साइटेशन है उस पेपर पे। गूगल के रिसर्चर्स 4 से 5 लोगों ने पेपर पब्लिश किया था। और देखो, आइडिया फिर न्यूरो साइंस से लिया गया था। ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, बल्कि लास्ट में जाके शायद बता दूं कि ऐसा क्या था 2017 में उस रिसर्च पेपर में जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। और इस रिसर्च पेपर में जोशुआ बेंजियो भी थे लिखने वालों में ना। अटेंशन इज ऑल यू नीड, आप जाकर देख सकते हो। ये पेपर वो था जिसने पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांसफॉर्मर्स का। आज आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो भी आप चीज देखते हो, चैटबॉट्स, क्यूए सिस्टम्स, ठीक है, और रिकमेंडेशंस, ठीक है, रियल टाइम के अंदर,
और आपके पास है QA वाले सिस्टम, यानी क्वेश्चन आंसरिंग जो होते हैं। इस तरह आपके पास गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, अमेजोन अलेक्सा है, ठीक है। ये सब के पीछे एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। और ट्रांसफॉर्मर्स आपको किसने ला के दिए थे? गूगल ने ला के दिए थे, बर्ट के थ्रू, ठीक है। तो गूगल इज हमेशा ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जब AI की बात आती है, बिकॉज इनके पास बहुत ज्यादा अच्छे दिमाग हैं, दुनिया के बहुत अच्छे दिमाग हैं, ठीक है। उसके बाद फेडरेटेड लर्निंग आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, रिसर्चर्स बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इसमें आपके पास क्या होता है, मसला ये था कि लोग कहते थे कि शुरू शुरू में इस तरह होता था कि आपके मोबाइल में अगर कोई मशीन लर्निंग का मॉडल किसी ने करना है, मोबाइल ऐप बनानी है मशीन लर्निंग के साथ, तो वो सर्वर पे मॉडल रखता था और मोबाइल से डेटा सेंड करता था सर्वर के ऊपर, और सर्वर से फिर वापस रिस्पॉन्स देता था मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी दुनिया अभी भी ऐसे ही कर रही है, हर बच्चा ऐसे ही करता है आजकल भी, कि मॉडल को अलग सर्वर पे रखते हैं, मोबाइल से डेटा जाता है सर्वर के ऊपर, डेटा वापस आता है। लेकिन मसला यहाँ पे यह था कि डेटा है वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया बीच में फिर, ठीक है, या आप चाहते हो कि मैं डेटा नहीं शेयर करना, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरा डेटा मैंने नहीं शेयर करना सर्वर साइड पे, वो क्यों हो सकता है वो स्टोर कर रहा हो सर्वर साइड पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैंने नहीं शेयर करना, तो गूगल ने बोला कि प्राइवेट AI के लिए फेडरेटेड लर्निंग बहुत जरूरी है। और मसला पता क्या आया था, मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या था जिसका गूगल ने सोल्यूशन निकाला। गूगल हमेशा सोल्यूशन निकालता है प्रॉब्लम्स के, ठीक है। सुंदर पिचाई का दिमाग इस तरह का है ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप उसका, मैं आपको लास्ट में एक वीडियो शेयर करूंगा सुंदर पिचाई के बारे में, कि वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्वर है। मतलब गूगल ने उसको हायर ही सिर्फ उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बेस पे किया था। गूगल जब भी प्रोडक्ट बनाएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम देख के बनाएगा, जब भी इनको कोई मसला आता है ना, ये कुछ ना कुछ नया निकाल देते हैं। आपको मैंने बर्ड का बताया ना, जब ये गूगल असिस्टेंट डेवलप कर रहे थे ना, इनको कोई मसला ये आ रहा था कि वो रियल टाइम में रियल चीजें नहीं दिखा पा रहा था, लैग आता था या लैग नहीं आता था, तो मसला आता था कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाता था कि बात किस तरह से की गई। लेट्स से मैंने अगर गूगल असिस्टेंट को पिछली लाइन में बोला है कि माई बर्थडे इज ऑन दिस डेट, ठीक है ना, मेक इट चेंज, इसको चेंज कर दो इस डेट पे, तो वो अपने असिस्टेंट के कैश में तो कर देगा, लेकिन वो मेरे मोबाइल के डेटाबेस में गूगल अकाउंट में नहीं करेगा। तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा था, तो गूगल के साइंटिस्ट परेशान थे कि 2017 में आके इसकी पहली प्रेजेंटेशन है। 2017 में गूगल ने पहली बार गूगल असिस्टेंट प्रेजेंट किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो 2017 के गूगल आयो के अंदर। तो उन लोगों ने कहा क्या किया जाए इस तरह का कि ये काम करे। तब उन्होंने गूगल ब्रेन से लोग मंगवाए, गूगल ब्रेन का जो डिवीजन था, और उनको बुला के सुंदर पिचाई ने उनसे मीटिंग की कि मुझे 4 माह, 3 से 4 माह रह गए थे असिस्टेंट, कि मुझे 3 से 4 माह के अंदर ये गूगल असिस्टेंट जो है ना बना हुआ चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे बनाओगे, बस बनाओ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, सोल्यूशन निकालना था, गूगल ने बर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। और आपको 2017 में हमने गूगल को देखा कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और तबाही मचाई दुनिया में, ठीक है, एंड कर दिया। और गूगल का मसला क्या था मैं आपको बताता हूँ। आपने सब लोगों ने जी बोर्ड इस्तेमाल किया ना, गूगल का अपना कीबोर्ड है जी बोर्ड। उसमें क्या था कि सिंक नहीं हो पा रहा था रिकमेंडेशंस के ऊपर। लेट्स से आपने कोई वर्ड एंटर किया, वो जाता था आपके पास मोबाइल पे ऑन डिवाइस साइड पे ना, मतलब ऊपर लेवल पे सर्वर साइड पे। अब वहां पे क्लैश आता था कि बहुत सारे यूजर्स थे जिनका डेटा एक जगह पे एग्रीगेट हो रहा था, ठीक है ना, और सबको वहां से रिस्पॉन्स आ रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो मैंने वर्ड सेव नहीं किया मुझे वो भी शो होता था, ठीक है। तो ये मसला गूगल को बड़ा बड़ा उनको तंग किया इस चीज ने। उन्होंने कहा कि चलो ये कुछ नया इजाद करते हैं कि हम जो सर्वर साइड पे मॉडल इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करके एक नई चीज लेके आते हैं, फेडरेटेड लर्निंग। इसमें क्या होता है, हर मोबाइल का डेटा, वेट्स सिर्फ जाते हैं, डेटा नहीं जाता। जो आपके मॉडल के वेट्स है ना वो अपलोड होते हैं ग्लोबल मॉडल के पास, यानी कि जो एक गूगल ने मेन बना के रखा हुआ है। ये सारे वहां पे अपनी प्रिडिक्शंस और वेट्स लेके जाते हैं, वहां पे ये टेस्ट किए जाते हैं, इन सबको कंबाइन किया जाता है और इनसे एक कस्टमाइज्ड प्रिडिक्शन निकलती है हर एक यूजर के वेट्स के अकॉर्डिंग, और वो सेंड कर दी जाती है वापस यूजर के मोबाइल पे। इसे कहते हैं ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग। इसने वो सर्वर साइड खत्म कर दी। अब आप सारे के सारे मॉडल्स अब डिवाइस के ऊपर ही लेके आ सकते हो। टेंसरफ्लो लाइट है, टेंसरफ्लो का ही एक छोटा डिवीजन है टेंसरफ्लो लाइट, ठीक है। उससे आप अपने टेंसरफ्लो के मॉडल्स को कन्वर्ट कर सकते हो टेंसरफ्लो लाइट के अंदर, और वो आप मोबाइल में डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट कोई सर्वर का कोड लिखे, और वो ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग होती है। तो जी बोर्ड का मसला गूगल ने इस तरह हल किया, बिकॉज मैंने आपको बताया उनको मसला आता। तो गूगल हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है मशीन लर्निंग के साथ। तो उसके बाद गूगल ने इंट्रोड्यूस किया टी कैव का, टेस्टिंग विद कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन वेक्टर्स। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं कभी नहीं बता सकता। डीप माइंड, मैंने आपको बताया था, डीप माइंड ने, गूगल का डीप माइंड डिवीजन है, ये हेल्थ केयर में बहुत काम करते हैं, ठीक है। अभी आपको आगे बताऊंगा, फेसबुक का ये रिसर्च है, फेसबुक काम करता है कंप्यूटर विजन, इनका मेन काम सारा है ही विजन का, बिकॉज ये आपकी इमेज पे टैगिंग कर रहे होते हैं,
इमेज में से फेसेस को निकाल रहे होते हैं, इमेज में रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि ये कौन है, तो इनका सारा काम कंप्यूटर विजन का ही है। तो इन लोगों ने काम भी कंप्यूटर विजन भी किया। ये डिटेक्ट्रॉन है, फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था 2018 के अंदर, जो कि ह्यूमन पोज एस्टिमेशन तक कर सकता है, ह्यूमन को डिटेक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को मैप कर सकता है, ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ कर सकता है, हर चीज एक्सट्रैक्शन तक। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, ये छोटा सा बैग है, इंसान लटका हुआ बाइक पे कोई जा रहा है, फिर साइकिल पे है, इसने उसको भी डिटेक्ट किया कि वो एक हैंड बैग है, ठीक है ना। तो ये इतनी एक्यूरेसी, इतनी प्रिसीजन के साथ, और लेबल करना, बाकायदा बाउंड्री ड्रॉ करना, दिस वाजंट पॉसिबल विदाउट फेसबुक, ठीक है। उसके बाद ये है ह्यूमन पोज एस्टिमेशन, इसे डेंस पोज कहते हैं, भी फेसबुक का मॉडल है। ये फेसबुक ने डेमो दिया था तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। आप भी ये डेमो देखना सेशन के बाद। इन्होंने डेमो दिया था कि एक डांसिंग वीडियो पे कैसे आप पोज एस्टिमेशन कर सकते हो रियल टाइम के अंदर एक वीडियो के साथ। और वो वीडियो को इन्फ्लुएंस टाइम 7 दिन लगे थे ट्रेनिंग करने के बाद उसको प्रोसेस करने में ना, इतना टाइम लगता है डीप लर्निंग को। उसके बाद आती है माइक्रोसॉफ्ट एआई रिसर्च, ये भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो इन लोगों ने फ्रंट एंड डेवलपर्स को हैरान किया था, एक ऐसा एल्गोरिदम बना के, अभी भी आप इसको चेक कर सकते हो, आई थिंक स्केचअप है कि पता नहीं क्या है, मुझे इस ऐप का नाम नहीं याद, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जिसमें आप एक पेज पे ड्रॉ करके एक HTML का मॉकअप पेज पे ड्रॉ करके उसकी पिक्चर लेके अपलोड करोगे, वो आपको उसका HTML जनरेट कर देगी विद कोड, ठीक है। व्यू भी आ जाएगा और कोड भी आ जाएगा। तो देखो जरा फ्रंट एंड डेवलपर बेचारा कहाँ गया, दुख लग गया मुझे, ठीक है। उसके बाद AI फॉर गुड, माइक्रोसॉफ्ट का इनिशिएटिव है कि AI फॉर गुड, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप AI से कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करो AI फॉर गुड में, आपको $1 मिलियन की ग्रांट मिलती है। $1 मिलियन की ग्रांट, बहुत पैसा होता है इसमें। फिर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी AI प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली सारा फोकस करते हैं AI अपने, कि हमारा AI इस्तेमाल करो, खुद ना बनाओ, हमारी कॉग्निटिव सर्विसेज इस्तेमाल करो, हमारा बॉट फ्रेमवर्क इस्तेमाल करो, हमारी एजूर मशीन लर्निंग इस्तेमाल करो, अपना ना बनाओ। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का मेन फोकस इस चीज़ पे है कि क्लाउड पावर्ड AI इस्तेमाल करो, खुद से ना क्रिएट करो ना। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग AI में आना नहीं चाहते लेकिन फिर भी AI के साथ अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो वो लोग इनको पे करके माइक्रोसॉफ्ट को ये चीज़ ले सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इस साल जो आया है ना, मर्जर आया है, वो ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट का है। आप लोगों ने गिटहब को पायलट का नाम सुना होगा, सब लोगों ने, जिन लोगों को एक्सेस मिल गई उन लोगों ने वो इस्तेमाल भी किया है। गिटहब को पायलट की जो टेक्नोलॉजी है वो ओपन एआई का एक सिस्टम है जिसका नाम है डाविंची। डाविंची एक मॉडल है ओपन एआई का जो कि बैकएंड पे काम करता है आपके गूगल गिटहब को पायलट के। और ये बेसिकली पॉसिबल कैसे हो पाया, माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब का डेटा दिया ओपन एआई को, तब ये पॉसिबल हो पाया, वरना आपको क्या लगता है कि गिटहब का डेटा माइक्रोसॉफ्ट ऐसी फ्री में थोड़ी दे देगा। अब आपको मैं सिर्फ डेटा की इंपॉर्टेंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर ओपन एआई के पास गिटहब का डेटा ना होता तो गिटहब को पायलट कभी बनता, कभी भी ना बनता। ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि आपके जितने मॉडल्स हैं ओपन एआई के सारे माइक्रोसॉफ्ट विदाउट लाइसेंस इस्तेमाल करेगा और आपको हम गिटहब का डेटा देता रहेंगे। ये इनका एग्रीमेंट हुआ है और इन्होंने साइन भी किया डील। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट भी किया है, ठीक है। तो ML.NET, ये जो .NET वाले बच्चे हैं उनके लिए ML.NET होता है। और बस मशीन लर्निंग का इतना ही है, बाकी आगे सेक्शन आ जाता है वो कंप्यूटर इंजीनियर्स वगैरह के लिए, ये जिन लोगों ने हार्डवेयर पढ़ना है। पर हम हार्डवेयर पे नहीं जाएंगे, हम चलते हैं कैगल के ऊपर, ठीक है। तो कैगल पे आ जाओ। कैगल क्या चीज़ है? कैगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा देता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया ना कि डेटा की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है। कि आपने कोई भी काम करना है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डेटा आपको दिया जाएगा और डेटा से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा आपको मिलता है कैगल से। कैसे मिलता है? आप कैगल पे जाओगे, आपको देखो साइन इन का बटन नजर आ रहा है, रजिस्टर का बटन नजर आ रहा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करो, अगर है तो साइन इन कर लो। मेरे पास है पर मैं साइन इन नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है साइन इन करने की। इसमें आपके पास कंपटीशन होते हैं। अगर आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट हो, आप कंपटीशन खेल के पैसा कमा सकते हो। लेट्स से अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूँ कंपटीशन जो कि अभी भी चल रहे हैं, ऑल कंपटीशन, जो कि ये देखो, ये आप देखो, ऑप्टिमर रियलाइज्ड वोलेटिलिटी प्रेडिक्शन का कंपटीशन है। इसमें जो विनिंग प्राइस है वो $1 लाख का है। NFL हेल्थ एंड सेफ्टी हेलमेट असाइनमेंट, ये सारे कंपटीशन आप खुद खोल के देख सकते हो। MICCI ब्रेन ट्यूमर रेडियो जिनोमिक जो भी है, ठीक है। लर्न प्लेटफॉर्म कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन डिजिटल इनोवेशन $20,000। तो ये इतने पैसे आपके लिए पूरी जिंदगी काफी है। कुछ में स्वैग होता है और कुछ वैसे आप नॉलेज के लिए खेल सकते हो कंपटीशन। ये उन लोगों के लिए है जो लोग नया नए आते हैं, उनको कंपटीशन का पता नहीं होता, तो वो लोग ये इनको खेल के ना इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो सीख सकते हैं कैगल के कंपटीशन के बारे में कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप आ जाओ, ये हो गया कंपटीशन सेक्शन, ठीक है। तो ये कंपटीशन मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन ये सारा कुछ सीखना कहाँ से, वो आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा हर चीज़।
उसके बाद आपने जो मेन सेक्शन आपका सारे का सारा सेक्शन गुजरेगा वो गुजरेगा डेटा सेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा सेट्स हैं आपके पास, यहाँ पे आप दुनिया का कोई भी डेटा सेट सर्च कर सकते हो, जो आप इमेजिन कर सकते हो ना यहाँ पे वो सर्च कर सकते हो। लेट्स से मुझे कार्स का डेटा सेट चाहिए, कार्स को मैंने डिटेक्ट करना है, मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ जो कि ट्रैफिक सिग्नल वाली कंपनी है, और वो इस तरह के ट्रैफिक सिग्नल बनाती है जो कि कार्स को रिकग्नाइज करके स्टोर करते रहते हैं, ताकि अगर कोई कार बाद में चोर निकले या कुछ पकड़ा जाए तो वो पुलिस की हेल्प कर सके, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मुझे कार्स का डेटा सेट चाहिए, तो मैंने कार्स लिख के सर्च कर दिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो कार्स के डेटा सेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 257 MB का है, इमेजेस होंगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। आप देखो स्टैनफोर्ड का कार डेटा सेट है 2 GB का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास डेटा 60,000 इमेजेस हैं कार की, 715 MB की। तो ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है। आपको कोई हेल्थ केयर का चाहिए, लेट्स से आपको ब्रेन ट्यूमर का चाहिए, तो ब्रेन ट्यूमर लिखो यहाँ पे, आपका FYP है ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस डेटा को ना स्पेसिफिकली बता सकते हो कि इमेजेस का चाहिए, कौन सा चाहिए, वो आपको दे देगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन का डेटा सेट है 8 GB का, इसको लेके आप अपना FYP बना सकते हो आराम से। फिर एक और है 7 GB का, 4 GB का। मतलब ये चीज़ें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, मैं खोलता रहूंगा, नए नए पेज आते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आपको सिर्फ एक डेमो देना है कि कैगल का प्लेटफॉर्म किस लिए है। तो कोई भी आपका FYP है, कोई भी आपको टास्क मिली है, किसी भी चीज़ के लिए आपको डेटा चाहिए, यहाँ पे आओ, उसका नाम लिखो और आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक सोर्स तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है वो है गूगल का अपना खुद का एक सर्च इंजन है, वो गूगल ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है, गूगल डेटा सेट सर्च, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप गूगल डेटा सेट सर्च लिखोगे ना, तो ये आपके पास गूगल का अपना सर्च इंजन है, datasets.research.google.com। यहाँ पे आप डेटा सेट्स को रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, जिस तरह कैगल पे कर सकते हो ना, सेम वही चीज़ है। पर ये थोड़ा सा ज़रा लेस रेलिवेंट है, ये ज़्यादा रेलिवेंट है कैगल, बिकॉज यहाँ पे सारा काम ही वो है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे, जर्नल पे, गेटिंग स्टार्टेड क्वेश्चन आंसर, किसी और टॉपिक के बारे में ना, या अपना वर्क आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो कि मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो आपको अपवोर्ड्स या डाउनवोर्ड्स मिल सकते हैं उसकी बेस पे ना। इसके अपने कोर्सेज हैं, ठीक है, आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हो, पाइथन, मशीन लर्निंग, पांडास। पर याद रखना इसमें कोई वीडियोस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कोर्सेज हैं, टेक्स्ट हैं इसमें, ठीक है। इसमें रैंकिंग्स होती हैं, आप रैंक कर सकते हो, कंपटीशन को होस्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, ब्लॉग इसका अपना है, ठीक है। अब आज जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या है, कोड। लोग इस चीज़ को ना समझ नहीं पाए आज तक, और मुझे नहीं समझ आया कि क्यों नहीं समझ पाए। लेट्स से आपको यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मिला कि क्या करो, जाके कैगल से कोई भी डेटा सेट उठाओ, दुनिया का कोई भी उठा लो, और उस पर ना EDA करके लेके आओ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करके लेके आओ। मैंने क्या करना है, मुझे नहीं पता डेटा सेट कौन सा लेना है। लेट्स से मैं सोचता हूँ कि मुझे कौन सा डेटा सेट लेना चाहिए, पहले मैं सोचता हूँ मुझे कोविड का लेना चाहिए, फिर मैं कहता हूँ नहीं ओलंपिक्स का ले लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं कोविड ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, इधर लिखना है कोविड डेटा, ठीक है। मैं सिर्फ कोविड लिखूंगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बहुत डेटा है इसका तो, ठीक है। तो ये 3 days गो, अब 3 दिन पहले अपडेट हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, ये बेसिकली एक नोटबुक है जिसको 1847 गोल्ड्स मिला, यानी कि इसको गोल्ड मिला हुआ है, इतने ज्यादा अपवोर्ड्स हैं। तो लेट्स से मुझे नहीं पता मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने इस बंदे का कोड खोल लिया, ठीक है। मैं सीधा नीचे आया, मुझे पता चला कि ये डेटा कहाँ से ले रहा है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से ले रहा है। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैं यहाँ पे गया, मुझे अपना डेटा मिल गया, ये देखो, ठीक है। तो मुझे अपना डेटा मिल गया फौरन, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ कैगल पे जाके लिखा कोविड-19 और मुझे नोटबुक्स मिली। मैंने देखा कि वो डेटा कहाँ से ले रहा है, मैं गया, उसने बोला यहाँ से डेटा ले रहा है, ठीक है। तो समझो अपना डेटा आ गया, ठीक हो गया, मतलब चिल सीन हो गया यहाँ पे। सोर्स कोड भी इसने मुझे बोला कि मैंने अपने गिटहब पे रखा हुआ, तो इसके गिटहब पे मुझे सोर्स कोड भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, तो मुझे यहाँ पे ये इसका सोर्स कोड है, आई थिंक यही है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, देखने में तो सबको बच्चा लग रहा है, शायद कोई अंकल हो, उसका बेटा हो, लेकिन चलो जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ना बताया हुआ है एक्सप्लोरिंग ग्लोबल कोरोना वायरस केसेस, ठीक है, एक्सप्लोरिंग कोविड केसेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, कंफर्म्ड केसेस प्रेडिक्शन, डाटा टेबल, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, यूएस टेस्टिंग डेटा, मोबिलिटी डेटा फॉर हॉटस्पॉट्स। अब लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट में मुझे ये मोबिलिटी नहीं करनी, मुझे यूएस नहीं करना, मुझे सिर्फ बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये 3 काम करने। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा एक्सप्लोर, यहाँ पे आऊंगा और मैं देखूंगा उसने क्या किया हुआ, सिंस 22 जनवरी 2020 से डेटा आ रहा है वर्ल्ड वाइड, और मूविंग एवरेज आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शो हिडन कोड पे आऊंगा और मुझे सारा कोड मिल जाएगा कि ये प्लॉट कैसे हुआ, और यहाँ से मैं सीख सकता हूँ
कैसे दुनिया में रियल वर्ल्ड प्लॉटिंग की जाती है। यहाँ पे मुझे इसका सारा कोड मिल जाएगा, ये देखो, और यहाँ पे सारा इसका व्यू आ रहा है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, अगर आज मेरी बात आप गौर से समझो ना इस बात को, अगर आपने एक सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, तो कैगल से बेस्ट लर्निंग रिसोर्स कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, लेट्स से मुझे सीखना है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, मैं इसे रन कर देता हूँ। मेरे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ना डेटा सेट्स आ रहे हैं। यहाँ से मैं नोटबुक्स पे जाऊंगा, मेरे पास नोटबुक्स आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे कितने सारे सोर्सेज मिल रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर बिगिनर्स, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको नए टैब में खोल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक डेटा सेट लिया है रियल वर्ल्ड का स्पैम कलेक्शन का, और उस पर मुझे सिखाया है कि नेचुरल लैंग्वेज कैसे काम करती है। देखो उसने बताया है रिप्रेजेंट एजेंडा क्या है उसके ट्यूटोरियल का, रिप्रेजेंट टेक्स्ट डेटा एज न्यूमेरिकल डेटा। सबसे पहले आपको वो सिखाएगा कि कैसे टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रीडिंग कैसे करते हैं टेक्स्ट बेस्ड डेटा की पांडास में, वेक्टराइज कैसे करना है डेटा सेट को, मॉडल को एवेल्युएट और बिल्ड कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है, एग्जामिन कैसे करना है फ्यूचर इनसाइट्स के लिए, और प्रैक्टिस कैसे करना है रियल वर्कफ्लोज पे, और ट्यूनिंग कैसे करनी है बाद में मॉडल की। ठीक है, तो देखो उसने बिल्कुल आपको इंपोर्ट करने से सिखाना शुरू किया है। उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करना है न्यूमेरिक डेटा के साथ। एसकेलर में उसने बताया कि काउंट वेक्टराइजर होता है, कैसे काम करता है, उसने साथ लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, वी विल यूज काउंट वेक्टराइजर टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू मैट्रिक्स ऑफ टोकन काउंट्स। ठीक है, तो उसने क्या किया, काउंट वेक्टराइजर लगाया, फीचर्स के नेम निकाल लिए, उसने एक एक चीज आपको कमेंट के साथ एक्सप्लेन करके बताई है। तभी उसको 295 अपवोट्स मिले हैं और 77 लोगों ने उसको कॉपी किया है और उसको गोल्ड मिला हुआ है। ठीक है, फिर उसने आपको बताया कि वेक्टराइजेशन की तरह से काम नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, बैग ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, और बैग ऑफ एनग्राम्स भी इसे कहते हैं। तो उसके बाद वो आपको लेके चल रहा है पूरे, ये अगर आप पूरा ट्यूटोरियल फॉलो कर लो ना, आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बेसिक्स आ जाएंगी, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो इसी तरह उसके बाद मैं अगर वापस जाऊँ यहाँ कोड पे और मैं यहाँ पे जाकर सर्च करूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, NLP सिर्फ से लिख लूँ, चलो, या फिर यहाँ पे जाकर ना सिर्फ मैंने अपना खुद का लिखा हुआ NLP, तो मैं सिर्फ वही सर्च कर लूँ NLP। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बल्कि यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं NLP। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NLP विद डिजास्टर ट्वीट्स, EDA, क्लीनिंग और बर्ट भी बता रहा है। डीप लर्निंग फॉर NLP जीरो टू ट्रांसफॉर्मर। अब आपने अगर ट्रांसफॉर्मर को सीखना है, आपने बर्ट सीखना है, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना दिमाग में चक्कर आ जाएगा, समझ कुछ नहीं लगनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे आओगे, इसने ग्लोब के साथ एम्बेडिंग्स को बिल्ड किया है। मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको नए टैब में खोल लूंगा, मुझे सीखना है कि बर्ट कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं देखूंगा ये काफी बड़े बड़े डेटा सेट्स को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं सारे के सारे। सबसे पहले डेटा को इनपुट देना सिखाता है। ठीक है, उसके बाद कैसे कंपैरिजन करना है, कार्डिनलिटी और टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स के दरमियान में होती है। ठीक है, और ये देखो उसने ग्राफ बनाया हुआ सारे का सारा। उसके बाद वर्ड, उसके बाद इसने बताया मेटा फीचर्स क्या होते हैं, वर्ड काउंट, यूनिक वर्ड काउंट, स्टॉप वर्ड काउंट, यूआरएल काउंट, मीन वर्ड लेंथ, चार काउंट, पंक्चुएशन काउंट, हैशटैग काउंट। ये सारा आपको देखो जरा, इतने मजेदार ग्राफ्स हैं। इस तरह की अगर आप यूनिवर्सिटी में बना के लेके जाओ ना, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से बना के लेके आए, किससे बनवाई है, जबकि बनवाई आपने किसी से भी नहीं है। आपने यहाँ से क्या किया है, आपने यहाँ पे की, इधर आए हो आप और आपने यहाँ से लेके ऐसे किया, यहाँ पे आपको ना कॉपी का बटन नजर आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, और ये देखो, तो आपने सिंपल कोड कॉपी किया और बाद में इसको आपने समझ लिया खुद से। ठीक है, मैंने डेटा साइंस सारी इस तरह ही सीखी है। मैंने जितनी ग्राफिंग, प्लॉटिंग, फीचर इंजीनियरिंग सारी इनके ये खोल खोल के कॉपी पेस्ट कर करके सीखी है रियल डेटा सेट्स के ऊपर, और तभी मुझे आया सारा कुछ करना, और तभी मैं रियल वर्ल्ड में काम कर पाता हूँ इतनी थर्ड सेमेस्टर का बच्चा हो के। जबकि थर्ड सेमेस्टर के बच्चे पे कोई यकीन नहीं करता था डेटा साइंस फील्ड के लिए ना, रियलिटी है। तो देखो पाई चार्ट उसने बनाए हुए हैं आपके लिए, और देखो यहाँ पे उसने बायोग्राम्स आपको निकालना सिखाए हैं, बायोग्राम्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसने फिर बायोग्राम्स को कंपेयर किया हुआ है साइड बाय साइड करके, फिर उसने एन ग्राम्स को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि अब आपने क्या करना है, एम्बेडिंग्स निकालनी है और टेक्स्ट को क्लीन करना है। तो यहाँ पे उसने फिर क्या किया, ग्लोब को इंपोर्ट किया है। ग्लोब बेसिकली एक प्री ट्रेन मॉडल है जो कि फास्टेस्ट के ऊपर ट्रेन किया गया है। फिर उसने वोकेबलरी बनाई, वोकेबलरी कैसे बनाते हैं, वर्ड एम्बेडिंग को चेक कैसे करते हैं उस वोकेबलरी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में नहीं है, यही चीज़ सेम अप्लाई होती है। लेट्स से आपने कोई इसमें से कुछ भी कर, लेट्स से आपने हार्ट डिजीज को प्रेडिक्ट करना सीखना है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नोटबुक्स मिल जाएंगी। हार्ट डिजीज क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग के साथ है। इसको 647 अपवोर्ड्स मिले हुए, गोल्ड मिला हुआ है। ठीक है, इस बंदे ने आपको एक एक चीज़ बताई होगी, डेटा एक्सप्लोरेशन से लेके डेटा रिप्रेजेंटेशन तक। ये देखो इस तरह के ग्राफ्स, ये चीज़ें आप कभी भी यूट्यूब से या नहीं सीख सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें आप सिर्फ कैगल से ही सीखोगे अगर सीखोगे तो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको
सब कुछ सिखाएंगी कि कैसे आपने चीज़ों को लेके चलना है और कैसे रियल वर्ल्ड, ये बिकॉज ये जितनी भी नोटबुक्स है ना, ये सब रियल वर्ल्ड है। ये जितने भी लोग जिन्होंने ये बनाई हुई है ना, वो रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, तभी वो इस तरह का कोड लिख पाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही नहीं लोग इतना कॉपी करते, 1556 लोगों ने कॉपी किया हुआ ऐसे। तो आई थिंक आपको कैगल का इस्तेमाल समझ आ गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, कुछ भी है, स्टार्ट हमेशा कैगल से लो। ये वो चीज़ है जहाँ इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा इससे बेस्ट, ठीक है। तो अब आ जाओ सीखने के ऊपर। सीखना कहाँ से है आपने, तो सीखने के लिए ना अगर आप मेरे गिटहब पे जाओ, मैं आपको लिंक अभी सेंड कर दूंगा चैट में ना। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे बल्कि आई थिंक मैंने उसको ना अपडेट किया है, तो वगैरह वापस चलते हैं। तो ये है बेसिकली लर्न मशीन लर्निंग इन 5 मंथ्स। अगर आपने एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है ना, तो ये है आपके लिए गो टू। मैं आपको चैट में सेंड कर रहा हूँ। अगर आप इस 5 मंथ को अच्छी तरह दिल खोल के लगा लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको कोई ना रखे ना उसके बाद, तो फिर आप मुझे बेशक कहना। मैं थर्ड सेमेस्टर का होने के बावजूद एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। उसकी जो वजह है ना, वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेरी गिटहब प्रोफाइल, ठीक है। तो गिटहब में बार बार फोकस करता हूँ, इसको अच्छा बनाओ, जितना अच्छा हो सके इसको लिखो, यहाँ पे अपने आप को बताओ कि आप क्या करते हो, प्रेजेंट करो अपने आप को, सेल करो, बेचो, तभी लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे। मैंने बताया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा भी पीछे रह गए ना किसी से। मैं आपको बताऊँ, जिस कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ ना, डेटा इंजीनियर, वहाँ पे जॉब जो एप्लीकेशन थी ना मेरी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट में मैं उस वक्त, वो 800 लोगों की एप्लीकेशन थी। 800 में से उन्होंने सिर्फ एक बंदा रखा है, वो मैं हूँ। और 800 में हो सकता है कई लोग ग्रेजुएट भी हों, कई फाइनल ईयर के हों, एक मैं थर्ड सेमेस्टर का बच्चा, इसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई, उसको वो क्यों रखेंगे? कभी सोचना है बात बैठ के, ठीक है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो है आपका गिटहब और आपका वर्क, और जो आपने काम किया। अगर आप यहाँ पे मेरी रिपोजिटरीज में आओगे तो आपको प्रोजेक्ट्स इंतहा के मिलेंगे, कोई भी इमेजिन जो आप चीज़ कर सकते हो यहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट मैनेजर जेंगो में है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, पाइथन है, और रूबी ऑन रेल्स है, ठीक है। काफका है, अपाचे काफका। ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का काम होता है, काफका और ये सारी चीज़ें। तो मैं बेसिकली काम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही करता हूँ ना। तो फेसबुक डिटेक्ट्रॉन 2 है, जो मैंने आपको डिटेक्ट्रॉन दिखाया था अभी वहाँ पे, ठीक है। मतलब आप कोई भी चीज़ जो इमेजिन कर सकते हो ना, उसका मैंने कोई ना कोई एंगल में ना प्रोजेक्ट बनाया होता है, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग का मैंने आपको शेयर कर दिया ना, बस आप इसे फॉलो करो। तो इस 5 मंथ के अंदर अंदर आप एक अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाओगे। और जिस बंदे ने डेटा एनालिस्ट बनना है ना, जो चाहता है कि मैं डेटा एनालिस्ट बनूं, तो डेटा एनालिस्ट के लिए मैं आपको एक चैनल रेकमेंड कर देता हूँ, कृष्ण नायक। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कृष्ण नायक, उसने एक लेटेस्ट वीडियो शेयर की थी आई थिंक 2 मंथ पहले, अब तो 2 मंथ हो गए उस बात को। तो उसमें उस बंदे ने बताया था कि वो कैसे वो काम करता है एज अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले तो उसने बताया था कि डेटा एनालिस्ट का लर्निंग पाथ क्या है। उसने एक एक्सेल की शीट शेयर की थी, वो उसके यूट्यूब पे ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप उस शीट को फॉलो करो, आप एक डेटा एनालिस्ट बन जाओगे, ठीक है। डेटा एनालिस्ट मशीन लर्निंग से पहले की फील्ड होती है। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी में ना हमेशा एज अ डेटा एनालिस्ट जाओगे, और डेटा एनालिस्ट के बाद आप बनोगे मशीन लर्निंग इंजीनियर, फिर आप बनोगे डेटा साइंटिस्ट लास्ट, ठीक है। और 5 साल एक्सपीरियंस के बाद आप बनोगे डेटा इंजीनियर, जो कि मैं विदाउट एक्सपीरियंस के बना, ठीक है। वजह क्या है, मेरा काम और मेरे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में और बैक एंड पे सारा काम किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपका गिटहब कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना आपका गिटहब स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आपने अपने आप को यहाँ पर शो किया होगा, वही आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा कंपनी के इंटरव्यू के बाद। To conclude this webinar, thank you so much for Mr. Saad Hassan for delivering such a productive session. We get too much from this. We're also grateful to everyone for joining us. I hope you got to learn to a lot. On the behalf of ASM, I would also like to express thanks to our collaborators, GDSC PUCIT and ACM UCP,